गुनाहगार पे रहमत हजार आपसे है, करीम मुझ पे भी परवरदिगार आपसे है। खता के बदले अता बेशुमार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी मेरा खमीर ही करता मुझे मलामत है, ये किसे सदक़े से मुजरिम अभी सलामत है। डरा रही है मुझे पुरसिशे क़यामत है, सियाह कारगो बड़ी नदामत है, सियाह कारगो बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है, कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है। अगर दर्द अलम हर तरफ से घेरे हैं, ये आफतों के लगे मेरे घर में डेरे हैं। नहीं है खौफ के अपनों ने चेहरे फेरे हैं,
माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सलमान, अस्सलाम वालेकुम। और हम आशिकान रसूल तो यही कहेंगे कि हमारी तो अज़ीज़ का उन्वान भी रसूल पाक आप से ही है। आप हैं तो हम हर क्यों ना हो। ये महीना है अल्लाह के उस प्यारे महबूब के ज़हूर का महीना कि जिसके सदक़े में रब्बुल इज़्ज़त ने दो जहान को कायम किया। और ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह पाक ने अपने प्यारे को इस ज़मीन में उस नूर को लोगों के सामने बशर बना के भेजा। एक ऐसी हस्ती जो कि चलती फिरती कुरान की तफसीर है। ये हमारे आका की विलादत, आका के ज़हूर का महीना है। और ये वो महीना है कि जहाँ पर हम जैसे गुनाहगार जो हैं अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, उनके वसीले से, उनके सदक़े से मांगते हैं। और ये वो महीना है कि जो हम मुसलमानों की बहुत बड़ी ईद है। और ईद क्यों ना हो कि जिस पे दरूद भेजने का खुद रब्बुल इज़्ज़त ने कहा हो कि जिसका मिलाद तो अर्श औला पर होता है, तो फ़र्श पे क्यों ना हो। अल्लाह पाक हम तमाम तर जो गुनाहगार हैं, पर आशिकान रसूल हैं, अपने रसूल के इश्क के सदक़े में हमारे जो गुनाह हैं उनको माफ़ करे। और अल्लाह करे ये जो महीना है ये तमाम तर मुसलमानों क्या बल्कि तमाम तर दुनिया के लिए बहुत बाबरकत वाला गुजरे, क्योंकि जहाँ वो रब्बे कायनात है यहाँ पर ये रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह पाक ने कहीं अपने नबी को हम सिर्फ मुसलमान, हम जैसे गुनाहगार जैसे मुसलमानों के लिए मुख्तस नहीं किया कि इन मुसलमानों के लिए ये रहमतुल लिल आलमीन, ये रहमत हैं। नहीं, हर एक के लिए, हर एक के लिए, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ हो, दार इस्लाम में हो या ना हो, चरिंद हो, परिंद हो, हैवान हो, कुछ भी हो, कोई भी मखलूक हो, ये उनके लिए रहमत है। तो रहमतुल आलमीन के सदक़े में अपने इस प्यारे महीने का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अपनी रहमतों, अपनी बरकतों का नज़ूल हम तमाम तर लोगों पर करे। और साथ में इस अहद और इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह हम 12 रबीउल अव्वल को बनो समा की आवाज़ इंशाअल्लाह आपके लिए लेकर आ रहे। एक छोटी सी काविश हम करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो नातिया मुकाबले, ताकि मतलब हम जैसे और पता नहीं कितने गुनाहगार जो हैं जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस पोजीशन से पहचाने जाएं दुनिया में। तो आप लोग हमें अपनी वीडियोस भी भेज सकते हैं। बनो समा की आवाज़ का एक हम प्रोडक्ट जो है वो हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, सलमान जी खुद बनो समा की आवाज़ का हिस्सा है। फेसबुक पेज पे जनाब आप हमें अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं। बस गुजारिश है कि आप एक ईसाई कंतरे के साथ कोई भी नाच जो है वो आप हमें भेजें, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। बाकी गाइड करने के लिए तो यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है ये बशर्ते के ज़िंदगी हम अगले हफ्ते जो है इस मुकाबले का आगाज़ भी करेंगे। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। और मैं जब भी मदा सराय रसूलों को देखती हूँ तो मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनकी माँओं को सलामत रखे, क्योंकि यकीनन हमारे दिलों में जो इतनी मोहब्बत है, जो मवद्दत है हमारे अंदर, इसमें हमारी माँओं का बहुत लेन देन है। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अक्सर जो है अपने जब भी सीनियर टेलीविज़न आर्टिस्ट से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और हम उनसे पूछते हैं, अंदर की बातें इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बताएं कि ये जो आजकल के जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं इनका मिजाज कैसा है, क्योंकि हमने सुना है कि जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो जो हर एक अपनी वो हवा में उड़ता है, लेकिन हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है वो कहते हैं नहीं, ये जो हमारे को जूनियर आर्टिस्ट हैं ना ये बड़े फर्मा बरदार हैं, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये बड़े अच्छे घरों से आते हैं और इनसे बात करके मज़ा आता है, ये आप हमें अपने लगते हैं। तो हमने कभी तो कितनी आपने ज़बरदस्त बात कर दी, क्योंकि जब हम उनको टेलीविज़न में ड्रामा से भी देखते हैं तो हमें हमारे अपने ही लग रहे होते हैं। और अगर ये सच में ऐसे ही है तो फिर तो कितने मज़े की बात है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि वो लोग जिनसे हम टीवी पे मिलते हैं, जब मॉर्निंग शोज़ में आते हैं, वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। और उसके बाद जब हम कभी उनको वैसे कभी मिल लेते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। तो हमने सोचा कि नहीं, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे उन
ज़बरदस्त आर्टिस्ट से, उन ज़बरदस्त हीरो से जो कि जिनके सीनियर आर्टिस्ट कहते हैं कि वो जैसे टीवी पर हैं वैसे ही वो टीवी के बगैर भी हैं। पहले जो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं ऐसे आर्टिस्ट जो किसी भी ड्रामा में आप उनको देखें, वो हीरो का किरदार करें, वो विलन का किरदार अदा करें, वो दोस्त का किरदार अदा करें, वो भाई का किरदार करें, वो जो भी किरदार अदा करें ना, वो किरदार उन पर जचता भी है और वो किरदार में पूरे के पूरे ढल भी जाते हैं। पहले जो हमारे साथ गेस्ट है वो आसिम महमूद। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं? कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड। बिल्कुल ठीक। और मैंने सबसे पहले आसिम से ये पूछा कि आसिम कोई मसला तो नहीं हो ना सुबह उठने में, क्योंकि यूजुअली होता है स्टार्स जब सुबह ना पहला का जो आधा घंटा होता है ना उनको दुनिया में आने में लगते हैं एक्टर्स को, अक्सर किसी को लगते हैं थोड़ा सा सुबह जरा उठना थोड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी, क्योंकि आजकल जरा रात को लोग ज्यादातर जागते हैं लेट नाइट तक, तो इस वजह से। अच्छा, आप लोगों की तो ड्रामे की रूटीन भी ऐसी है कि सुबह 10 बजे से लेके, ही बहुत से लोगों को नहीं पता होता, सुबह 10 से लेके रात 10 बजे तक, मतलब 12 घंटे की शिफ्ट। वैसे मैंने किसी भी मुल्क में ऐसी 12 घंटे की शिफ्ट क्यों नहीं देखी जो एक्चुअली हमारे लोगों को लगता है, हमारी आवाम को लगता है कि हमारी जो ज़िंदगी होती है, हम जिस तरह से काम कर रहे होते हैं वो बहुत ईजी होता है, एंड इट्स नॉट ईजी गोइंग। हमारी जो शिफ्ट होती है वो 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होती है। अगर नॉर्मली आप देखें तो जो ऑफिस टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे लेकर शाम 6 बजे तक होती है। सो हमारी जॉब जो है वो ज़्यादा टफ है, वो वाकई बड़ा टफ है। और आपकी जॉब में तो आपको आपके सारे चेहरे के एक्सप्रेशन है। Exactly. जॉब में तो आप चलो टेक लगा लिए, बैठ लिए, ऊँग लिए, लेकिन आप लोगों को तो इजाज़त नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कैरेक्टर में रहना होता है। बिल्कुल। तो जब आपने स्टेप इन की एक्टिंग में, आपको पता था कि आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो होता है आपको अपने सीनियर्स को देखकर, लेकिन मतलब अगर सेट पे कोई आपको घर की तरफ से कोई परेशानी आ गई या कोई और फैमिली में कोई हादसा हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ भी था मेरे साथ कि मैं एक सेट पे था और हम कॉमेडी शूट कर रहे थे। तो कॉमेडी में तो आपको पता है बहुत लाउड होना पड़ता है और बहुत एक्सप्रेशन। सो मेरे जो है वो मामू हैं, उनका इंतकाल हो गया था। सो वो जो है वो एक बहुत अजीब सा पैच था कि मुझे काम भी करना है और फिर आपको वो शूट कंप्लीट करना था। एग्जैक्टली। और आपको पता चल चुका था कि यो मामू इज नो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि द शो मस्ट गो ऑन और हमें काम करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं कहती हूँ नॉर्मल में एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, वो जो हंसाने वाली एक्टिंग होती है ना, एक तो रुलाना भी बड़ा मुश्किल है और हंसाना भी बहुत, बल्कि हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हंसाना ज़्यादा मुश्किल है। उसमें मैं ये सोच रही हूँ कि उसमें कितना अपना आप को मारना पड़ता है, अपने नफ्स की नफ़ी करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। वो तो वैसे तो मेरा ख्याल है कि हर कैरेक्टर में करनी पड़ती है, लेकिन टू क्रिएट द लॉफ्टर वो उसमें थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि हर किसी का मिजाज अलग होता है। रोने वाली एक्टिंग जो होती है उसमें तो सबका मिजाज तकरीबन एक जैसा होता है कि ओके भाई पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, दुखी म्यूजिक लगा दिया या जुमले जो है वो एक सहूलत मैसर करते हैं आप लोगों को। लेकिन जो कॉमेडी होती है उसमें पंच बहुत ज़रूरी होता है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि पंजाब वालों की कॉमेडी थोड़ी डिफरेंट है, सिंध वालों की थोड़ी डिफरेंट है, बलूचिस्तान की डिफरेंट है, KPK की डिफरेंट है। सो वो सबको लेके चलना और यू नो कितना बड़ा वैसे टास्क होता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि सिंस आई एम फ्रॉम लाहौर, तो मैं अपनी लाहौरियों की और मैं कराची में रहने वालों की जो ना कॉमेडी में उसको बड़ा आपस में कर रही होती है कि अच्छा यार बड़ा मुख्तलिफ है, बड़े डिफरेंट पंचेस में हंसी आ रही होती है। जैसे थिएटर देखें, बहुत थिएटर जो हमने देखा कि कराची में भी होते हैं, लाहौर में भी होते हैं, लाहौरी किसी और बात पे लाफ्टर दे रहे होते हैं, कराची वाले किसी और बात पे लाफ्टर दे रहे होते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हमारे साथ आसिम तो मौजूद हैं ही, हमारे जो आज के जो दूसरे गेस्ट हैं, ज़रा मैं उनको भी ज़रा इन कर देती हूँ। और ये भी बड़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं और यूजुअली मैं इनको देखती हूँ कि बड़े गुस्से में भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन क्या इनकी असल ज़िंदगी में भी इतने ही गुस्से से भरपूर हैं। आजकल हम देख रहे हैं बड़े हिट पेस जहाँ पे भी हैं उसमें गुस्सा ही कर रहे हैं, चाले चल रहे हैं लोगों के ख़िलाफ़, कुछ कर रहे हैं, मुसलसल हीरोइन को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये असल में भी लोगों को ऐसा ही जो है वो बहकावा देते हैं या नहीं है? हमारे जो आज के दूसरे गेस्ट हैं वो है आगा मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आइए कैसे आप? हाँ जनाब, आगा भी आ गए हैं, हमारे साथ आसिम भी मौजूद हैं, हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं वो भी अब से थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी ब्रेक आ रही है, मुझे ब्रेक लेनी है। छोटी सी ब्रेक के बाद में वापस आ रही, कहीं मजा आइएगा। जी तो वेलकम बैक
आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारे साथ आसिम ने ज्वाइन कर लिया था, हमें मुस्तफ़ा ने ज्वाइन कर लिया था और ब्रेक के बाद हमें सैयद फजल हुसैन ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम फजल एंड वेलकम टू सुबह का समा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगी ज़रा मुस्तफ़ा से पूछूँ क्योंकि यहाँ पर आप कराची के हैं, आप भी सियालकोट से। सियालकोट, ये देखा, ये मेरा पंजाबी भाई, और ये भी जनाब, ये भी इस्लामाबाद से। तो आप कब इस्लामाबाद से हिजरत करके कराची आए? देखिए, आते जाते हिजरत को तो ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं। परमानेंटली मूव हुआ आई थिंक 4.5-5 years। एंड यू स्टार्टेड ऑफ विद थिएटर? या आई स्टार्टेड ऑफ बाय डूइंग थिएटर इन इस्लामाबाद। और उससे पहले मुझे नहीं पता था मुझे एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग वाज समथिंग आई रैंडमली डिस्कवर्ड क्योंकि मेरा पैशन था क्रिकेट। तो मैंने बहुत क्रिकेट खेली एंड यू नो आई मेड इट ऑल द वे टू अंडर-16। फिर मैं कराची आया अंडर-17 गेस्ट प्लेयर खेलने के लिए। फिर आई वाज गोइंग टू द पाकिस्तान 19 कैंप। बट उस पे ना फिर ये हुआ क्योंकि माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडीज। क्योंकि अब आप कभी पूरा दिन मैच खेल रहे हैं, अब आप जा रहे हैं हफ्ते के लिए, बहाना भी मिल जाता ना, मेरा मैच था। हाँ, नहीं देखिए, अगर वो शहर में अब आप टूर्स पे जा रहे हो, आप कभी एक कैंप पे जा रहे हो, कभी दूसरे। तो मेरे अब्बू ने कहा तुमने क्या मजाक बनाया है, इंसान बनो, घर पे बैठो, पढ़ाई करो। तो वो करते कराते समवेयर और द अदर। अब्बा इतने सख्त थे? I mean yes, and I feel like he should have been. अब I'm grateful क्योंकि उस वक्त देखिए मेरे अब्बा मेरे पे सख्तियाँ करते थे, मैं कहता कि यार क्यों। बट जब मैं अपने आप की अब देखता हूँ, अपनी परवरिश देखता हूँ मीडिया में, लोगों में जाके, तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी है। क्योंकि मैं लोगों के हालात देखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या सीन है इनका। बट जब वो क्रिकेट का वो पूरा का पूरा मेरा जज्बा टूटा, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। तो मेरा फिर एक वो ट्रेंड चला गया, मैं बस पूरा दिन कंप्यूटर के आगे गेम्स खेलता था, मैं खाता था, मैं सही मोटा साठ बन गया ना। और फिर रैंडमली एक दिन हुआ ये कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है मोमा आपी, मैं अब इसी तरह गेमिंग करूँ, मुझे कहती है चलो मेरे साथ। मैंने कहा क्या? वो कहती है चलो मेरे साथ। वो मुझे लेके गई ऑडिशन पे। उससे पहले मतलब मैंने स्कूल कॉलेज में बहुत किया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सो आई रिमेंबर आई वाज डूइंग दिस थिएटर प्ले कॉल्ड अ कंप्लीट फैमिली। मैंने ऑडिशन दिया, मुझे लीड मिल गया। अब मेरा आई वाज स्टडीइंग इन नस्ट, एंड नस्ट इज अ वेरी मतलब डिफिकल्ट प्लेस टू स्टडी, राइट? So, बड़ा मुश्किल है। अब मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे, ठीक है, और उसके साथ मैं ये परफॉर्मेंसेस कर रहा था, रिहर्सल वगैरह चल रही थी। तो अब्बू सख्त खिलाफ थे और मेरी बड़ी बहन ने स्टैंड लिया कि नहीं यार इसे करने दे। अब होता ये था कि मैं सुबह जाके एग्जाम देता था, ठीक है, मैं उसके बाद आता था, घंटा सोता था, फिर मैं सीधा इस्लामाबाद वो कहाँ पे हम परफॉर्म करते थे, इट्स बीन सो लॉन्ग, 6-7 years ago, आर्ट्स काउंसिल जिस तरह इधर कराची में, इस्लामाबाद वाले को क्या कहते हैं, इसी तरह कोई नाम है, आई फॉरगॉट। और उधर मैं जाता था, फिर मैं पूरा दिन वो परफॉर्मेंस वगैरह करके रात को फिर मैं आया और 3-4 बजे तक पढ़ रहा हूँ मैं। और फिर मैंने किसी तरह घर करा के ये कर लिया। अब्बू ने पूरा टाइम मेरे से बात की कि यार पढ़ाई करो। अब हुआ ये कि जब हमारा पहला शो हुआ, सो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेशनल थिएटर। हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वो प्राइमरली फ्रेंड्स एंड फैमिली शो है। फ्रेंड्स एंड फैमिली शो में वैसे ही सबने तालियां बजा दी है, बट वो एक इतना फिल्मी मोमेंट था मेरे लिए कि स्टैंडिंग ओवेशन हमें मिला और मेरे लिए ना एकदम से टाइम स्लो हो गया। वो जैसे पापराज़ी ठक ठक नहीं, वो फिल्म में दिखाते हैं ना कि आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने से फ्लैश हुई। हाँ। तो मुझे मेरी पूरी जिंदगी रियलाइज हुई कि यार मैं इतना बड़ा ड्रामा था। दिस हैज बीन माय कॉलिंग ऑल अलोंग। That day I decided to be an actor. Since then, you know, I did a few more theatre plays. The thing that brought me into the industry was मैं एक theatre play कर रहा था अनवर मकसूद साहब का सियाचिन के नाम से। जी। तो मैं कराची में वो परफॉर्म कर रहा था। I remember सबसे पहले मुझे जामी ने अप्रोच किया। उन्होंने मुझे एक एड ऑफर किया। I played a truck driver in a Shell Remula ad. फिर वहाँ से मुझे हम टीवी ने उठाया। They gave me my first drama संगे मरमर। वो अगेन माशाल्लाह हिट हो गया और बस वहाँ से करियर का आगाज हो गया। जबरदस्त। Then there was no looking back. अब अब्बा जी खुश हैं, अब्बा जी मुतमईन हैं। After तेरे बिन, yes. After तेरे बिन, क्योंकि उसके अलावा अब्बा जी नहीं कहते बेटा कोई तुम कुछ पॉजिटिव रोल कर लो, हम कल आपने तुम्हारे लिए कोई लड़की भी ढूंढनी है, कुछ बॉय भी करना है, हम क्या बताएंगे, हमारा बेटा कैसा है? अच्छा, ये भी एक फनी स्लोप है। सो मेरा जब स्टार्ट हुआ संगे मरमर में, आई डिड अ नेगेटिव कैरेक्टर गौर खान का। अब वो कैरेक्टर बहुत हिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरा दूसरा एक थी मरियम सरमद के साथ, सनम बलोच के साथ लीड पे, वो भी हिट हो गया। तो अब हुआ ये कि अब मुझे पॉजिटिव भी मिलना शुरू हो गया, मुझे नेगेटिव भी मिलना शुरू हो गया। बट क्योंकि संगे मरमर बहुत बड़ा हिट था, मुझे सब नेगेटिव दे रहे थे। अब मेरा ये सीन है कि मेरा ना दूर दराज तक कोई मीडिया में नहीं है, कोई होता है ना 4th कजन 5th कजन, कोई भी नहीं है। मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, मुझे समझ नहीं है। तो मैंने कहा यार कि मुझे इतने नेगेटिव मिल रहे हैं, ये मुझे टाइप कास्ट कर देंगे। मैंने बहुत से स्क्रिप्ट्स को ना कहना शुरू कर दिया। आई वेटेड फॉर कि मुझे पॉजिटिव मिले। अब जब मुझे पॉजिटिव मिला तो मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे करूं, क्योंकि अडैप्टिंग फ्रॉम थिएटर टू टीवी इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इट इज राइट। थिएटर में आपकी टोन और होती है और टीवी की बिल्कुल टोन उसके अलावा भी देखें, टीवी इज ऑल अबाउट हियर, राइट। टीवी पे मैं यहाँ से सारा एक्सप्रेशन दूंगा अपना।
थिएटर में जो बंदा आखिरी रो में आखिरी सीट पे बैठा है, उससे मेरी आंख का एक्सप्रेशन, उससे मैंने अपने वॉइस से, मैंने अपने जेस्चर से दिखाना है कि मैं क्या बात कन्वे करना चाह रहा हूँ। सो एक्टिंग देखिए थिएटर में जो आपको सिखाई जाएगी, जो आप थिएटर से सीख के आओगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी भी टीवी पे सीख सकते हो। बट वो जो एक ट्रांजिशन है फ्रॉम थिएटर एक्टिंग टू टीवी एक्टिंग, उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि वो कैसे करनी है। लेकिन आहिस्ता से चीजें होगी। ये सियालकोट का मुंडा कैसे पहुंचा कराची? मुंडिया सियालकोट ही है वैसे। तेल भी बना लेना था आसिम, वो गाना तेरे मुखड़े पे काला काला तेल बना। एग्जैक्टली। खैर आई वॉन ए शो, एक शो था हीरो बनने की तरंग, बैक इन 2010 और 11 आई गेस। सो उस शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो शो मैं विनर हूँ उस शो का। तो उस शो के लिए आप सियालकोट से कराची आए? नहीं, कराची नहीं आए। बेसिकली उस शो के ऑडिशन हुए थे लाहौर में। लाहौर में सिलेक्ट हुए, कुछ 13 लड़के सिलेक्ट हुए पूरे पाकिस्तान से। फिर वो कंपटीशन एपिसोड उनकी हुई यहाँ कराची में। तो वो एक एपिसोड में एक लड़का जो है एलिमिनेट होता था, तो करते करते तो आई वॉज द विनर। सो उसके बाद मैं वापस चला गया। लेकिन मेरी पहली फिल्म थी मैं हूँ शाहिद आफरीदी, हुमायूं भाई की। तो वो हुमायूं भाई क्योंकि वो एक एपिसोड में मेंटोर बन के आए थे, तो जब वो सियालकोट शूटिंग करने के लिए आए तो देन ही अप्रोच मी। तो वहाँ से फिर जो है वो दीवार 18 का कैरेक्टर किया। तो जब वो क्योंकि फिल्म आ गई, तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं जिसको भी बोलता था यार मैं काम करना चाहता हूँ, तो उनको मैं बताता था मैं हीरो बनने की तरंग का विनर हूँ। तो वो कहते थे अच्छा यार होगा कोई रियलिटी शो। हालांकि वो 2 चैनल्स पे ऑन एयर भी आया था, ARY पे भी और PTV पे भी। और उन्होंने कहा अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि रियलिटी शोज़ को इतना अच्छा समझा जाता है कि बस सही है। बाकी अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ तो बहुत रात स्टार बना देते हैं आपको। सो खैर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे वैसा हुआ नहीं। सो एक्चुअली तो जब मैंने मैं हूँ शाहिद आफरीदी कर ली, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार हाँ ये अब ऐसी एक चीज़ है जिसको मैं किसी के आगे अगर मैं बताऊं कि यार मैंने ये काम किया है, तो वो बोलेंगे अच्छा यार लाइक हमने देखा है तुम्हें। तो उसमें मेरा एक कैरेक्टर था दीवारी टीन का। सो उसके बाद आई डिसाइडेड टू शिफ्ट टू कराची। और प्रीवियसली आई वाज इंटरनल ऑडिटर, मैं ऑडिट में काम करता था। तो सब कुछ छोड़ के फिर मैं शिफ्ट हुआ इन 2013। Was it difficult? क्योंकि ना वो हमारे कहते हैं ना एक्टर्स की, जी एक्टर्स की हवाई रोजी है। somehow हम यही कहते हैं, मतलब एंकर्स भी जितने भी लोग टीवी पे काम करते हैं सब ये कहते हैं कि हमारी हवाई रोजी है। सो आपको ना हुआ नहीं कि भाई मैं अच्छा बोला ऑडिट कर रहा और उसके बाद मैं शो में चला जाऊंगा? बिल्कुल हुआ। मेरे अब्बू जान की तरफ से बहुत सपोर्ट थी मुझे कि यार कोई मसला नहीं है, अगर पैसे वैसे चाहिए भी होंगे, मतलब अगर तुम यहाँ कमा के हमें दे रहे हो तो वहाँ जाके अगर तुम्हें भिजवाने पड़ेंगे तो मैं दे दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में ना। तो वो मुझे कहते थे भाई जितने तू पैसे यहाँ कमा के दे रहे हैं ना, उतने अगर वहाँ जाके कमा लेते हैं ना तो फिर ठीक है, फिर 2-3 महीने चेक कर ले, अगर नहीं करता तो फिर वापस आ जा बेटा। तो मुझे आज भी याद है, मैं जो पहली दफ़ा कराची शिफ्ट होने के लिए आया था, सो ऑब्वियसली आपके पास अपनी एक पॉकेट मनी होती है जिसको आप खर्च, मैंने घर वालों से कोई पैसे नहीं लिए थे। सो मैं ट्रेन पे आया था पैसे बचाने के लिए ऑब्वियसली। तो मेरे पास अभी भी वो डायरी मौजूद है। मैंने उस पे ना एक तारिक बिन ज़ियाद की एक सेइंग है कि कश्तियाँ जला दो, उसने अपने सिपाहियों को कहा था। सो मैंने भी उसमें डायरी में लिखा कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी। और मुझे याद है कि अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम अपने वार्डरोब के सारे कपड़े क्यों लेके जा रहे हो। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे ये सोचना ही नहीं है कि मुझे वापस आना है। क्योंकि अगर मैं ये सोच के जाऊँगा अच्छा यार लाइक 15-20 कपड़े ले जाता हूँ, बाकी जो है वो फिर सारा बोरिया बिस्तरा पैक मैंने कहा 1-2 बैग मैंने बनाए, उसमें जितने मेरे कपड़े थे एक कपड़ा जो है उसमें मैंने रख लिया था कि लड़का घर से तो नहीं भाग रहा। या अल्लाह पूरे कपड़े ले गया मुंडा थे। अब तो माशाल्लाह उसके बाद फिर पीछे मुड़ के वाकई नहीं देखा, जैसे आगा के बारे में आपने बताया। तो वो ऐसे ही होता है। तो स्ट्रगल मेरा ख्याल है हर एक को करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जो हाथ है वो लक का भी है कि आपको राइट टाइम पे राइट डायरेक्टर, राइट कहानी और राइट चैनल अगर आपको मिल जाता है। सो मेरा ख्याल है मैं बहुत सारे लोगों, अभी तेरे बिन में आगा ने भी काम किया, मैंने भी काम किया, बहुत अप्रिसिएशन मिली है। सो इट डजंट मीन कि उससे पहले आगा अच्छा आर्टिस्ट नहीं था या मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं था या हमने तेरे बिन में ही अच्छा परफॉर्म किया, पहले भी कर रहे थे। लेकिन क्या कहते हैं कि वो एक अच्छे टाइम पे आपको अच्छा चैनल मिल जाए, अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, अच्छी स्टोरी मिल जाए,
जो लोगों को ऑलरेडी क्लिक कर चुके हों लोग, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी लक होती है। तो जैसे मेरा भाई है छोटा, ये इसको मैं मतलब मैं इसके बारे में कहता हूँ कि मैं अपने बचपन से तुझे बचपन में देख रहा हूँ। फजल का तो बाकी सारा फजल के बचपन से सारे लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी इसका जो बेबी बाजी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये या इसके अलावा जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने पहले कोई काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया था, सब बहुत अच्छा काम कर चुके थे, लेकिन वही बात आती है जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ है। और जैसे अभी इन्होंने संगमरमर की बात की, तो व्हेन संगमरमर वाज देयर, तो एवरी अदर पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट संगमरमर। वो इंडिया में भी इसकी बात हो रही थी क्योंकि उसकी प्रोडक्शन लेवल ऐसी थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पे लोग भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर आपको अपने आप को दोबारा से जिंदा करने के लिए फिर एक ऐसी मतलब एक्टर की मैंने देखी और स्ट्रगल जारी रहती है कि कहीं रुकती नहीं है। आप मुझे बताएं फजल, आप तो खैर बचपन से, हाउ ओल्ड वर यू जब आप ड्रामास में आए थे? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3। ओह वाओ ब्रो। मैंने पहले स्टार्ट जो लिया था वो अपने अब्बा के ड्रामा से लिया था, माय फादर इज डायरेक्टर। तो एक टेलीफिल्म थी ईद की, ईद उसमें जो बच्चा था वो आई गेस बीमार हो गया था, क्या हो गया था, तो मेरी अम्मा ने कहा कि यार आप फजल को ले जाएं, तो अगर ये परफॉर्म करता है तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा। मैं वैसे जाता तो था बाबा के सेट पे, लेकिन वो एज एन एक्टर नहीं, लेकिन वैसे ही नॉर्मली। तो फिर वो जाके मैंने टेलीफिल्म का ऑडिशन दिया और उसमें अब्बा ने मुझे क्लियर किया। फिर मैंने वो टेलीफिल्म की और उसी टेलीफिल्म के सेट पे ही वो थी गजाला। आपने वो आपसे कराई 3 साल के जो बच्चा होता है ना, उससे चीजें कराई नहीं, वो एक्चुअली कराई गई, लेकिन वो मैं कैमरा शाय नहीं था क्योंकि मैं सेट पे जाता ही था घर के ही। तो वो सेट पे कोई इस तरह का वो नहीं था कि अच्छा कैमरा है तो ओ माय गॉड कि क्या होगा, अब सीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सेट पे आप जब जा रहे होते तो आपके लिए वो चीज़ होती कि अच्छा ठीक है, ये माहौल है इसका। तो वो उसी के सेट पे गजाला जावेद का बेटा भी उस वक्त एक्टिंग करता था। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, क्या करूं, मजबूरी है जी, मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे ज़बरदस्त 3 हीरोज़। एक तो हीरो इन द मेकिंग हमारे साथ फजल, क्योंकि बचपन से आ रहे हैं और ये हमें ब्रेक में पता चला कि माशाल्लाह से ये हम सबसे सीनियर हैं। उम्र इनकी सबसे छोटी है। कितने साल से आप काम करें फजल? 3 साल का था, 3-3.5 साल का जब मैंने स्टार्ट किया था, एंड नाउ आई एम 23। 20 साल का एक्सपीरियंस देख लें आप। किसी वक्त हमें कह सकता है शट अप चुप कर, जो क्या बातें कर रही है, हमें बंदा कह सकता है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा, ये टीवी पे हमसे ज़्यादा पुराना है। अच्छा, तो हाँ, फिर आप बता रहे थे कि आपने एक टेलीफिल्म की। उधर गजाला जावेद थी, उनके यासिन नवाज को कॉल आती है, यासिन नवाज की कॉल आई गजाला जावेद को कि भाई आपका जो बेटा है वो मुझे चाहिए अपने ड्रामे के लिए, क्योंकि उनकी 12 दिन से शूट कैंसिल हो रही थी। तो उन्होंने कहा यार मेरा बेटा तो नहीं कर रहा, ये गोद में मेरे एक बैठा हुआ है, इसको ले जाओ, ये सही है, काम कर जाएगा। तो उन्होंने कहा किसका बेटा है? उन्होंने बताया भाई सरफराज साहब का बेटा, और ये वो उन्होंने बाबा को कॉल की और कहा कि भाई हम सेट पे आ रहे हैं और ऑडिशन करते हैं। वो आ गए और उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, मैं सेलेक्ट हो गया। तो फिर उन्होंने कॉल की नदीम बेग साहब को कि जी सर बच्चा मिल गया है मुझे और शूट करनी है, क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई अभी बज रहे हैं 5, तुम लोग सेट पे आ जाओ, अगर तो बच्चा सही होगा तो शूट स्टार्ट कर देंगे, वरना फिर कैंसिल हो जाएगी। और उसी दिन मुझे वो सेट पे ले गए, मैं चला गया सेट पे भाई, और ये वो इस तरह मुझे पता ही नहीं कि ये कोई नया सेट है, कोई क्या होने वाला है। नदीम बेग साहब बैठे हुए थे, मैं मिला उनसे, सलाम अलैकुम, मुझे नहीं पता था कि कौन नदीम बेग ये वो। मैंने जाके एक्टिंग की और वो कहते कि यार ये तो बड़ा फिट बच्चा है यार, चलो स्टार्ट करें। वो उस दिन मैंने 3-4 सीन किए, फिर मेरा स्पेल शुरू हो गया। वो मेरा था प्रॉपर काम की, जिसमें सबको पता था कि अच्छा भाई फजल ने ये कर दिया। फिर इसी तरह मुझे ये रामचंद पाकिस्तानी मिली, क्योंकि यासिर नवाज और महरीन जब्बार दोस्त हैं आपस में। तो महरीन ने कॉल की थी यासिर को कि भाई मुझे बच्चा चाहिए और मैं बड़ी परेशान हूँ, लीड एक्टर चाहिए। तो ही सेड कि यार मैं फंसा हुआ था उस टाइम जब मेरा ड्रामा था, तो वो फजल को मैंने लिया था, अब ये होगा 6-7 साल का ही होगा, देख लो जाके। फिर उन्होंने कॉल की, मैं गया ऑडिशन के लिए, वो सिलेक्ट हुआ। वो फिल्म जो थी उससे सबको पता चला था कि अच्छा कोई फजल जो है वो इंडस्ट्री में है। लेकिन उसके बाद काम तो मैंने खैर बहुत किया। फिर जब अब जो बेबी बाजी हिट हुआ है, तो अब सबको या वो होता है कि अच्छा फजल, कुछ लोग जो जानते हैं वो कहते हैं अरे इतना बड़ा हो गया, हालांकि मैं काम पहले भी कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। और जो नहीं जानते वो कहते हैं कि ना अच्छा भाई ये तो कोई बच्चा आ गया है नया और वो बड़ा अच्छा एक्टर है। तो सबका अलग अलग। फजल ये ट्रांजिशन कैसा लगा चाइल्ड स्टार से जो हीरो का भी तुम किरदार किया?
कोई इतना वो नहीं है मेरे लिए कि यार ओ माय गॉड फेम मिल गया तो ये हो गया वो हो गया। क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है जब रामचंद पाकिस्तानी का प्रीमियर था इस्लामाबाद में, तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी। तो वो उस वक्त मुझे उन्होंने बताया कि भाई आप जो हैं वो वहाँ जा रहे हैं और आपने 3 दिन स्टे है आपका और वो वज़ीर आज़म से आपने मिलना है। तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड मैं तो बड़ा स्टार बन गया हूँ ये वो। तो जब मैं इस्लामाबाद से वापस आया मैं घर में ही बड़े भरम कि यार ये नहीं चाहिए। वो उस दिन अम्मा ने कोई दाल चावल बनाए थे, यार दाल चावल क्या होते हैं ये नहीं खाना। मेरी अम्मा को ना समझ आ गई कि इसमें ना थोड़ा कुछ चेंज आ गया है। ये जरा जहाँ से हो के आया ना। तो एज क्या होगी? 6-7 साल की? 8 साल का था जब मैं रिलीज हुई थी वो। ये आपकी अम्मी थी ना पंजाबी, आपकी कोटा पहले चढ़ चुकी होती तो मेरी अम्मा को समझ में आ गई कि ये ना कुछ थोड़ा खराब हो रहा है। मेरी अम्मा ने किया कमरा बंद। उसके बाद मेरी की धुलाई सही वाली प्रॉपर। उसके बाद मेरे 2 ड्रामे आए, उनको अम्मा ने कहा नहीं करेगा ये, क्योंकि ये जिस जगह पे जा रहे हैं ना वो बहुत डेंजरस है, ये तो अभी से इतना वो बहादुर नाचेगा हमारे सर पे। हाँ एग्जैक्टली। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं 2 ड्रामे भी मना कर दिए भाई लोगों ने तो मेरा करियर बर्बाद करेंगे। मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं करूँगा। तो वो उस वक्त की जो मार थी ना वो मुझे लगता है अब बहुत काम कर गई। क्योंकि फिर अब ये भी मुझे बहुत फेम मिला तो मैं उसको मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया। तो आई एम फाइन कि अच्छा ये ना यूजुअली वैसे मैंने देखा है कि वो बच्चे जिनको अर्ली एज में बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है, लाइक जैसे मैं आपको देखती हूँ, अल्लाह पाक आपके करियर को बहुत ज़बरदस्त बूम दे, ऐसा बूम जो आपने ना देखा हो, उनके लिए ना फिर आगे जाके, क्योंकि उनको यूज टू होते हैं उतने फेम के, अगर आगे जाके ना मिले तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो ये अम्मी की मार ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, आप फील करते हो कहीं ना? बिल्कुल। और मेरे अम्मा अब्बा ने कभी भी मेरे सामने ना लोगों कितनी तारीफें नहीं की कभी मेरी, कभी नहीं की। मतलब फैमिली में भी नहीं की, ना कुछ किया। और मुझे कभी उन्होंने कभी जाके शो ऑफ भी नहीं किया कि भाई मैं फजल हुसैन की माँ हूँ या मैं बाप हूँ फजल हुसैन का और ये वो। कोई उन्होंने कभी मेरी तारीफ भी नहीं की। इवन मैं ड्रामे चल भी रहे होते हैं मेरे, तो वो मुझे बता रही होती हैं, बाबा बता रहे थे यार यहाँ पे तुमने बड़ा वो किया है, तुम्हें और करना चाहिए था इस तरह। तो मैं रियलाइज़ कर रहा था अच्छा ये वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो कुछ भी नहीं होते लेकिन उनको तारीफ़ें कर करके उनके इतना उनको इमेजिनेशनल वर्ल्ड में भेजा होता है कि वो बेचारे बोल रहे होते हैं कि ये वो, और वो उनके लिए बहुत डेंजरस है। अच्छा, स्कूल में भरम कराए अपनी इतने फेम के? मैंने घर में भरम नहीं, मेरे घर वालों ने भरम नहीं कराया। आपको लगता है मैं स्कूल में भरम कराऊंगा? कोई भर में टीचर तो कहते हैं कि वाह भी फजल जबरदस्त। टीचर्स को लगता था, लेकिन मैंने अपना क्लास 1 से मैट्रिक तक मैंने स्कॉलरशिप पे किया है अपना स्कूल, क्योंकि वो स्कूल ने ही मुझे दी थी। तो ये कैसे मैनेज करते थे साथ में, क्योंकि काम भी कर रहे हो? मेरे स्कूल ने इतना मुझे सपोर्ट किया है कि अगर कोई चीज़ मिस भी हो जाती थी तो वो टीचर्स जो थे वो मुझे बताते थे कि भाई ये वाला सीन है, इस तरह लेक्चर्स में ये है ये वो। और फिर जो मेरी बहन है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब सैटरडे संडे होता था तो वो लेके बैठी हुई हैं और वो पढ़ा रही हैं ये वो। तो वो मुझे अभी भी याद है उनके जो चमाट होते थे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, ब्रो बहुत। अब तो खैर शी इज़ मैरिड, तो वो अब मुझे याद होता है कि यार बताती हैं वो भी कि मैंने इसको इतना मारा है। कभी बहन से कहा कि सोचो अगर मैं तुम्हारे बच्चे को मैथ्स पढ़ाऊंगा और वही चमाटी जो तुमने मुझे कराई है, कभी बहन को धमकी देने की? कि मुझे चमाटे तो आगे बहन से कब देखो अब तुम भी साहिब औलाद हो गई हो। वो चमाटे याद रखना। अच्छा मुझे आप ये बताएं मुस्तफा, आपको लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में आपको किसी न किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में होने की ज़रूरत होती है टू फ्लरिश? आगे यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सबको ये समझाता हूँ जो लोग बात नहीं समझते। मुझे याद है जब मैं नया आया था ना इंडस्ट्री में, अब मैं कराची मूव नहीं हुआ, मैं डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के पास जा रहा हूँ और वो मुझे अपने ऑफिस के बाहर वेट करा रहे हैं। मैं 5 घंटे 6 घंटे बैठा हूँ, उसके बाद मुझे वो बुलाएंगे, हाँ हम कुछ करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। और ये मेरे साथ 1-2 दफ़ा हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं ये क्या ट्रीटमेंट है। अब मेरा थोड़ा डिफरेंट सीन इस तरह है कि मैं मेरा ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी माँ बाप की परवरिश का। मेरा ईमान बहुत पक्का है, मेरा पहले दिन से इस बात पे ईमान है जो मेरा नसीब है वो कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। तो मेरे साथ जितने भी एक्टर्स आए मैं उन्हें देखता रहा, वो शोबिज़ की हर पार्टी में भी जा रहे हैं, वो शोबिज़ की हर इवेंट पे भी जा रहे हैं, वो हर जगह बस फिक्स हो रहे हैं। और मुझे सब कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम नहीं जाते। और मैंने कहा क्योंकि मुझे मेरा रिस्क मेरा अल्लाह दे ना। मैंने कभी किसी को बोला मुझे काम दे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप काम मिल रहा है। वाई? बिकॉज देखिए अल्लाह ताला ने आपका नसीब लिखा हुआ है, ईमान की बात है ना। एक स्कूल में आई एम श्योर सब ने एक बात सीखी हुई है जो एज एन एडल्ट आई फील लाइक हम सबको ज़रूरी है सीखना। वो क्या है कि एक वो बचपन में हम सब ने सुना था कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। अब ये पूरी सेइंग क्या है, ये पूरी सेइंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। खुद को कर दिया तूने सुपर्द,
उस पे जो मेरी चाहत है, तो दे दूंगा मैं तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। ना माना तूने उसको जो मेरी चाहत है, तो थका दूंगा मैं तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। और मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप लोगों के पीछे भागते रहोगे, आप प्रोड्यूसर्स के पीछे भागते रहोगे, आप अपने को स्टार्स के पीछे भागते रहोगे कि यार ये लोग मुझे काम देंगे, तो आप इन्हीं में ख्वार होगे। और ये अल्लाह आपको कहते हैं, और ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा है, मेरे साथ इतने लोग थे, इतने टैलेंटेड, नहीं चल पाए। अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला मेरा भी नसीब अच्छा करे। बट व्हाई? बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स। दे आर फोकसिंग ऑन के यार हमें इस लॉबी में घुसना है, इस लॉबी में ये डायरेक्टर है, इस लॉबी में ये एक्टर है। व्हाई? आपका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, सही है। मुझे याद है तेरे बिन जिस टाइम पे मुझे आया, मेरी जिंदगी का सबसे लो पॉइंट था, ठीक है। 2 साल मैंने वो जो जिंदगी के गुजारे हैं, मेरा कोई एक दिन नहीं था जिसमें मैं रोया नहीं। You had no work. No one gave me work, and this is after my career had taken off, after संगे मरमर, after एक थी मरियम, after कैसा है नसीबा। मतलब मैंने बैक टू बैक हिट्स दिए, and I had fame, और मुझे 2 साल किसी ने काश नहीं किया। और जिस तरीके से मैंने बिल्स देने हैं, मैंने रेंट देने हैं, मैंने वो 2 साल गुजारे हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी लोगों के पीछे नहीं भागा, मैं फिर भी किसी की लॉबी में नहीं गया, क्योंकि मुझे था, मैं अल्लाह से रोक के मांगता था, मुझे तेरे बिन मिला। But it took time. Because it will take time ना। अल्लाह ताला आपको यही बात कह रहे हैं ना, अल्लाह ताला का आपको क्या बात कह रहा है? अल्लाह ताला के करीब 2 लोगों का बहुत बड़ा अजर है, एक सब्र करने वाले का, ठीक है, एक शुक्र करने वाले का, बेशक, हाँ। राइट। सो व्हेन आई लुक बैक एट द 2 years where I made no money, where I was miserable, where I cried in every single नमाज, जहाँ पे मैं उठता था, मैं फजर में रोता था, मैं रात को इशा में रोता था, मैं इतना रोया हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा सुसाइडल हो गया था। लेकिन मेरा एक बात पे ईमान था कि अल्लाह ताला मुझे देगा। मुझे तेरे बिन मिला, तेरे बिन मुझे मिला। when I was probably the first project जो कि आपको 2 सालों में बाद में मिला, और आपने उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट मिला फिर आपने उसमें हाँ बोला? तेरे मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा था, if I'm being very honest। मैंने तो I was so desperate for work कि I said yes। मुझे मेरी आपी ने अप्रोच किया कि यार तुमने ये किया, तो मेरी आपी से अब CS7 स्काई के साथ भी मैंने काम नहीं किया हुआ था, राइट, जो जियो के लिए बनाते हैं। और मुझे तेरे बिन मिला, मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा हुआ था। तेरे बिन मुझे उस टाइम पे मिला when I was probably the most unfit I've ever been as an actor, राइट। और तेरे बिन मैंने पढ़ना शुरू किया जब मैं सेट पे गया, और मैंने पहले दिन पहले सीन पढ़े, अच्छा ठीक है मैंने सीन कर दिए बगैर कुछ पढ़े, ये भी नहीं पूछा कि मैंने दूसरे दिन किया मैंने सीन पढ़े, मैंने कर दिए। फिर तीसरे दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत टाइट कैरेक्टर है। फिर मैंने खेलना शुरू किया। मैं तेरे बिन शूट कर रहा था, मुझे सरेरा मिल गया। अब सबा के साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मतलब एक बहुत मेरी अच्छी को स्टार है। वाई? बिकॉज काशिफ निसार की हमने वेब सीरीज की थी मिस्टर शमीम इंडिया के लिए, वो हमारी हिट हुई। फिर सबा और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी होगी लोगों को, तो वो सबा ने मुझे रिकमेंड किया। फिर अहमद भट्टी एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, भट्टी भाई ने मेरे साथ किया था कैसा है नसीबा। कैसा नसीबा के बाद उन्होंने रखा। अब सरेरा वो 6 एपिसोड 7 एपिसोड, बट वो भी क्लिक कर गया। अब ये जब सब होना शुरू हुआ, ठक 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 ठक, उस वक्त ना मुझे रियलाइज हुआ। और उसके बाद से अब जब मैं अपनी जिंदगी देखूं, मुझे अब माशाल्लाह मैं मिला, ठीक है, मैं देखें कितना अच्छा जा रहा है। अब जो मैं अगला ड्रामा कर रहा हूँ वो भी माशाल्लाह इतना अच्छा है। और दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं, क्योंकि अगर वो 2 साल मेरी जिंदगी में ना गुजरते तो मैं आज जो इंसान बनूं मैं नहीं बनता। ये जो इसने बात की ना कि मेरे में भी ये बहुत ज्यादा आ गई थी, क्योंकि मेरा देखिए मैं सियाचिन कर रहा था, सियाचिन में मैं हिट था। थिएटर एज अ थिएटर आर्टिस्ट मेरे बारे में पाकिस्तानी मैगजीन्स लिख रहे थे कि दिस बॉय इज द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट। संगे मरमर आया, एकदम से बूम हो गया कि यार ये लड़का कौन है। एक थी मरियम आया, वो हो गया, और मैं बस वो होता गया ना कि हाँ। और मुझे रियलाइज हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन दिखानी थी। उन्होंने मेरी सारी आकड़ निकाली। अल्लाह ने मुझे इतना वो आजमाया है कि मेरी जितनी भी मुझे आई फील है मेरी बुराइयां थी ना वो बदली। इस टाइम में दोस्त खड़े होते हैं, कोई इंडस्ट्री में आपने फ्रेंड्स बनाए? I've never met friends in the industry। एक तो देखें मैं ऑनेस्टली बात करूं, मुझे इनकी समझ नहीं आती इन लोगों की। मैं ना बड़ा डिफरेंट आदमी हूँ। मेरा वो अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ कहीं आप और में मिले, आए लेट्स हैव अ गुड टाइम, लेट्स हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन। कोई स्मार्ट बात करते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल बात नहीं करनी, हम मतलब फन करते हैं ना, व्हाई नॉट। इधर क्या है, अगेन द प्रॉब्लम आई हैव विद मोस्ट पीपल इज कि वो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अपनी उम्रें देखिए आप लोग यार, अपनी उम्रें देखें, आपके 2-2 3-3 बच्चे हैं, आप लोग इस बात से आज तक नहीं निकले। मैं इन चीज़ों से बहुत तंग होता हूँ। सो इंडस्ट्री में ऐसा मेरे कभी कोई दोस्त ऐसा थे ही नहीं। द वन फ्रेंड दैट आई विल से आई हैव, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी मेरी दोस्त है सबा कमर, बट वो भी उनसे एक अलग लेवल पे मेरा कनेक्शन है, क्योंकि वो इतनी अच्छी इंसान है। फाइन एक्ट्रेस वो तो शी इज आई थिंक शी इज द क्वीन। वो स्क्रीन पर आती ना तो स्क्रीन सज जाती है। उसके अलावा जितनी वो अच्छी इंसान है, अब आप देखिए ना, अब मैं संगे मरमर के जब सेट पे गया था, मुझे पहली दफा याद है मैं एक दिन थिएटर करूं, अगले दिन मैं बैठा हूं नुमान एजाज सानिया सईद मिकाज जुल्फिकार के साथ, और मैं यूं हुआ हूं कि यार ये क्या है। अब जब मुझे याद है मुझे मिस्टर शमीम मिली, तो पहले अब मुझे ये शौक हुआ कि यार
इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे क्यों ले रहा है। आई रिमेंबर द डे आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई टू लाहौर, मैंने एक रात पहले उन्हें कॉल की कि मेरे से नहीं होगा, आप किसी और को ले। और मैं आई वाज लाइक ये, उन्होंने कहा क्या हो गया बॉय, आओ तो सही। अब अगेन एज ए स्ट्रगलिंग एक्टर आप अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं, आपकी एक वो स्ट्रगल चल रही है, और अब आपका पूरा ट्रैक है नुमान एजाज के साथ और सानिया और ये सबा कमर के साथ, ठीक है, कि सबा कमर और आपका एक अजीब टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, और नुमान एजाज को आपने वो पढ़ रहे कि हाँ बच्चे क्या है तुम्हें, अब बड़ा मुश्किल है, यू नो, बट अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द डे वही आई फील लाइक, जो इन्होंने आसिम ने एक बड़ी प्यारी बात की शुरू में कि देखें राइट टाइम पे आपको राइट चैनल मिलना, राइट प्रोड्यूसर मिलना। मैं ये बात कहता हूँ, देखें गोरा ऐसे कहते हैं कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मेरा ये मानना है अल्लाह ताला आपको लेके आता है उस राइट टाइम पे, राइट जगह पे, जो आपको चीज मिलनी है। हाँ, वही, क्योंकि वो सारी आपकी स्ट्रिंग्स जो है ना वही खींचे होते हैं। अच्छा आसिम, मेरी बात से आप एग्री करेंगे, जैसे मैं कहती हूँ कि आपको किसी खास ग्रुप में होना जरूरी है। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अब इंस्टाग्राम आ गया ना, इंस्टाग्राम की सारी वर्ल्ड में है, ये देख रहे होते हैं कि अच्छा किसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, समहाउ वेटेज भी ज़्यादा उसी को दी जा रही होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक फॉलोइंग हो या ना हो। सो आपको लगता है यू हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप टू गेट मोर वर्क? अच्छा, मेरी भी बहुत हद तक जो सोच है ना वो आगा से बहुत मिलती है कि एतकाद, हाँ, मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि एक तो देखिए एक हेल्दी कंपटीशन होना एक डिफरेंट बात है। अगर आगा मेरे साथ सीन कर रहा है तो आगा का ये कोशिश होगी यार मैं बेस्ट करूं, मेरी भी कोशिश होगी मैं बेस्ट करूं, बट जेलसी एक डिफरेंट फैक्टर होता है। और दूसरी बात ये होती है कि मेरा ये ईमान है, जैसे आगा ने भी बताया, कि जो रिस्क मेरे हिस्से में है ना, वो कुछ ही नहीं, वो मुझे ही मिलेगा, इसको नहीं मिल सकता, कुछ भी कर ले। ये सारी रात डायरेक्टर्स के पास जाए, पार्टीज जो ज्वाइन करे, व्हाटएवर द केस इज, तो जो मेरे हिस्से में वो मुझे ही मिलेगा। आप नहीं जाते रॉबी की पार्टी में? नहीं, मैं नहीं जाता, मैं सोशल नहीं हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ, बहुत रेयर। तो एक चीज़ ये होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि ऑब्वियसली जो लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉबीज का जो लोग हिस्सा नहीं हैं, जो लोग हैं बेसिकली उनको फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है तभी तो वो उन लोगों के साथ जो है वो जुड़ के रहते हैं, लेकिन मे बी कि उनको इतना एतकाद नहीं है अपने काम पर या अपने टैलेंट पर, इतना भरोसा नहीं है कि यार हम सिर्फ अपने टैलेंट के जो बलबोते पे जो है वो हम आगे जा सकते हैं। सो मेरा ये मानना है कि भाई मैं हमेशा ऐसा देखता हूँ, जब मेरे पास फ़र्ज़ करें कोई ऐसे हार्ड डेज आते हैं, सो मैं ना पीछे देखता हूँ कि यार अच्छा आज से 5 साल पहले तुम क्या थे, माली हैसियत के लिहाज से भी और वैसे भी काम के लिहाज से या रिकग्निशन के लिहाज से, तो अब तुम क्या हो। तो अगर अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ऊपर ही किया है, तो अभी भी मायूस क्यों होना, तो अभी भी अल्लाह ऊपर ही लेके जाएगा। अच्छी बात है, पास की तरफ देखना, लेकिन ऑफ कोर्स रहना नहीं चाहिए, पास से बाहर नहीं बचना। दूसरी बात जो आपने आगा से भी बोली तो वो ये थी कि जो इंडस्ट्री में दोस्त बनाने का जो ताल्लुक है ना, मैं ना एक तरबियत की बात होती है। सो यहाँ मैंने बहुत से लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे हैं, रंग बदलते हुए देखे हैं। सो उसमें मुझे लगता है कि आपकी तरबियत का बहुत हाथ होता है। सो मेरी एक ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह सबको तरक्की दे। मेरे खून में चीज़ है कि मेरे से बदतमीजी नहीं होती, होती ही नहीं है, बचपन से सीखा ही नहीं है, तो वो कैसे होगी। पर यहाँ तो है कि जो जितनी बदतमीजी ऊपर से आएगा तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों के जहनों में बिठाया गया है कि भाई आप जितना एटीट्यूड दिखाओगे, जितनी बदतमीजी करोगे, उतना ही बड़ा आपको, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही, लेकिन आपके बारे में बात तो हो रही है ना कि अच्छा यार वो आया, उसने ये कर दिया, उसने कहा मेरे कपड़े रेडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बेशक वो बदतमीजी के लिहाज से आपको कोट कर रहे हैं, बट आपकी बात तो हो रही है। तो वो कुछ लोग ये जहन में बिठा के रखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे मेरी थोड़ी बहुत थी बातचीत, लेकिन वो बाद में लाइक हम साथ काम कर रहे हैं तो हम बड़े अच्छे दोस्त हैं अच्छे तरीके से, बाद में अल्लाह ने इसको फेम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, और उसके बाद ये जब मिला तो हाँ आसिम क्या हाल है, वो होता है ना कि हाँ, और वो भी वो वाला होता है, ये देखिए हाँ क्या हाल है। कहने का मकसद ये है भाई, क्या हुआ है, मतलब आपको अल्लाह ने इज्जत दी है। लिटरली जितने भी लोग मेरे साथ काम करते रहे हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा अल्लाह ने उनको फेम दे दिया तो अच्छी बात है यार, मेरी दुआ और है उनके साथ कि यार अल्लाह उनको और ज़्यादा फेम दे, बट आपको इंसान रहना चाहिए। तो इसलिए ना मेरे भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, थोड़े बहुत, मतलब इज्जत सबके साथ है, इज्जत से पेश आता हूँ, सबके साथ मिलता हूँ। हाँ, जो मुझे लगता है यार ये जेन्युइन पर्सन है,
जो लाइक ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही है जैसा नॉर्मली, और बदला नहीं आज तक। कौन है अगर आसिम देखोगे कि अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे सब पे बुरा टाइम आता है पे, लेकिन इंडस्ट्री में कौन सा ऐसे कोई, डू यू थिंक यू हैव अ फ्रेंड कि अगर खुदा ना खासा कोई बुरा टाइम हो तो यू हैव समवन टू फॉल बैक ऑन, कोई ऐसा शख्स है जिसके पास जा सकते हैं? अच्छा, इंडस्ट्री में तो ऐसे नहीं है लाइक हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि अब ऐसी चीज़ है कि वही बात आती है कि बंदों से ज़्यादा ना मैं अल्लाह की तरफ देखता हूँ। हाँ। कि यार ओके, और मैं एक बात सोचता हूँ कि यार जितने, अगर फर्ज करो मैं एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के पास गया हूँ तो मैं कैसे जाऊँगा? पहले मैं सोच के जाऊँगा घर से, यार अच्छा ये कपड़े पहन के जाऊँगा, ज़रा अच्छा लगूँ। हाँ। फिर मैं जाऊँगा, सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं, तमीज़ से बैठूंगा, तमीज़ से बात करूंगा। हाँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि इंसानों से काम मांगने के लिए आप इतने तमीज़ से और इतना एहतमाम करके जाते हैं, हाँ। एहतमाम करके जाते हैं, तो क्यों ना अल्लाह से रुजू किया जाए उतना ही एहतमाम करके। क्या बात है। यू नो, आप वजू करें, बैठें और सिर्फ अल्लाह से मांगे, और अल्लाह से बोलेंगे यार तू ही है जिसने मुझे देना है। हाँ। और किसी के थ्रू देना है, वो ऑब्वियसली वसीला तो बनाता है, लेकिन तू है, तेरे अलावा कोई भी नहीं है। पर्दा तो भी फिर अल्लाह देता भी है आपको। तो मैं तो ये करता हूँ, और मेरा ख्याल है सबको करना चाहिए, और बहुत इसका फायदा बाकी तवक्कुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात करें। मुझे ब्रेक लेनी, लेकिन ब्रेक के बाद मैं फजल से जरूर पूछूंगी कि कितना जरूरी है कि आजकल आपका ना पीआर मैनेजर, आपके साथ एक पीआर टीम होती है, एजेंसी होती है, एक आपका मैनेजर होता है, थोड़ा साउंड हैवी लगने के लिए। ओए होए होए, फजल का है, पूछूंगी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, एक बात तो मैं आपको ना बड़े अपने इसमें से ईमान से कह रही हूँ कि मेरी इन तीनों से पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मेरी इन तीनों से पहली मुलाकात है, क्योंकि हम बाकी यहाँ बैठ के ब्रेक में भी हमारी डिस्कशन इतने मज़े की चल रही होती है, और वो कहते हैं ना दिल से जो बात निकलती है तो असर रखती है, कि ऐसी बातचीत चल रही है। मुझे बताएं, क्योंकि मैं एक सवाल छोड़ के गई थी फजल से, वो ये था कि फजल क्या पीआर एजेंसीज़ के साथ होना और आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें मैनेजर का होना ज़रूरी है? वो शप ऐड कर देता है वो आपकी स्टेचर में? यार ये अनफॉर्चुनेटली फैक्ट है, अब हो चुका है कि आप अगर मैनेजर रखते हैं और आपका मैनेजमेंट है आपकी, तो वो उससे बड़ा आपको प्रोटोकॉल मिलता है ये वो। लेकिन इस चीज़ का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। एजेंसी मेरी भी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि अगर मेरे सोशल मीडिया का कोई काम है तो वो मुझे ला के देती है। इसके अलावा मेरा पर्सनल कोई मैनेजर है नहीं जो मैनेज करे चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ आपके लिए कि यार आप हो तो इसी से ही आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आपका एक अलग कनेक्शन होना चाहिए अल्लाह से, और चीज़ें आपकी सेटल हो जाएंगी। अच्छा, अब फजल आप काम में सबसे सीनियर हो बट सबसे छोटे भी हो, तो आपने वो स्ट्रगल का टाइम आपने देखा हुआ है लाइफ में? स्ट्रगल का टाइम तो सभी देखते हैं, क्योंकि यू जस्ट माशाल्लाह से ओनली 23, तो लेकिन आपने कोई ऐसा फेज देखा? देखिए मुझे सिर्फ स्टार्ट दिया है बाबा की तरफ से, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई हेल्प नहीं की मेरी इंडस्ट्री में, कि कोई काम के हवाले से या कहीं रेफ़र किया हो या कुछ भी। बाकी जो चीज़ें मैंने बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी किए हैं, और उस वक्त ज़ाहिर है छोटा था तो आपको बहुत ही इस तरह कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन वो टाइम सब देखते हैं और वो ज़रूरी है देखना। अगर आप वो टाइम नहीं देखते तो आप उसे सीखते नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके एक्चुअली टूल्स पूरे नहीं है ना। कोई भी बंदा आता है काम करने के लिए, जिसके टूल्स पूरे नहीं होते तो वो फिर दूसरी चीज़ों का सहारा लेता है कि जैसे अपना एटीट्यूड इतना वो रखता है और यूं करता है वो करता है। लेकिन जिसके टूल्स पूरे हैं ना, जो सही अपने काम को जानता है, आप कभी भी उसको एटीट्यूड वाला नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मैंने क्या करना है और मैंने कहाँ क्या करना है। जब कैमरा ऑन होता है उसके पास सारी चीज़ें होती हैं कि भाई मैंने किस एक्टर को कैसे कंफ्यूज करना है, मैंने अपना काम कैसे करना है, तो वो सही होता है। लेकिन जो मेकअप रूम में ज़्यादा भरम दिखा रहे होते हैं, फिर जब कैमरा ऑन होता है ना, उनका मुझे ज़्यादा इंतज़ार होता है। जब भी मैं किसी सेट पे जाता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा जो दिखा रहे होते हैं ना, मुझे उनके सीन्स का ज़्यादा इंतज़ार होता है कि ब्रो इनके साथ कब सीन है मेरा। क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है ना, तो फिर वो यूं होते हैं कि अच्छा, मैं कहता हूँ अच्छा इसीलिए बेचारा मेकअप रूम में वो कर रहा था, क्योंकि इसके टूल्स पूरे नहीं है। हाँ, वो शब्शे पे पूरे एग्जैक्टली। तो कैमरा तो बहुत बेरहम है भाई, कैमरा नहीं बख्शता किसी को। तो वो फिर जब आके मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, इट्स फाइन भाई, करने दो उसको जो कर रहा है। अच्छा, कौन से एक्टर के साथ सबसे ज्यादा काम करके मजा आया? जो टफ टाइम दे, हाँ, उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फिर आपको सीखने को मिलता है और आपका सीन अच्छा होता है। अगर कोई आपका
अगर आप ये दुआ करें ना कि यार नहीं यार मुझसे हल्का एक्टर आए, तो वो एक्चुअली आप अपना काम खराब कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि एक बहुत अच्छा एक्टर आपके साथ हो, जैसे सबा कमर है वो, सानिया सईद, फैसल कुरैशी, नुमान एजाज, ये सारे वो एक्टर्स हैं कि जहाँ आपको काम करते बड़ा संभल के काम करना है कि यार ये, और ये वाइब्स भी अच्छे दे रहे हैं एक्टिंग। हाँ, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे एक्टर नहीं हैं, वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। एनर्जी तो ड्रेन करते ही हैं, लेकिन Scene कुछ खराब करते लोग बैठ के बोलते हैं यार वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो टीपू भाई ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार तुम्हें ना थैंकफुल होना चाहिए उनका। मैंने कहा यार ये क्या अजीब सी बात की इन्होंने। कह रहे यार देखो अगर बुरे एक्टर्स नहीं होंगे ना तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। रियलाइज कैसे होगा कि यार ये अच्छा एक्टर है वो अच्छा नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई ये भी सही है। तो हर चीज में आप पॉजिटिव सोचें। हाँ। तो जो अगर बुरे एक्टर हैं तो आप बोले भाई थैंक यू, अच्छा आप बुरे एक्टर हैं यार, प्लीज बुरे रहना, जो अच्छे हैं फिर अगला सीन और बकवास करना, ऐसे ही शाबाश जबरदस्त मेरा कराची का ऐसे ही चपाटर रहना। अच्छा मुझे ये बताओ कि इज देयर एनी स्पिरिचुअल साइड ऑफ योर्स की कभी वो कहते हैं ना जैसे इन दोनों के बेतकाद वाली वो बड़ी बात है, खैर कौन मुसलमान होगा जिसका नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हम हेल्प ढूंढते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप भी कभी ढूंढते हैं इसमें हेल्प? यार जिसका ईमान अच्छा है, मजबूत है, वो हमेशा ढूंढता है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर ऐसी जगह से मांग रहे हैं कि जहाँ से आप मांगे और वहाँ पे पर्दा भी रहे, हाँ। किसी को पता भी ना चले और आपको मिल भी जाए, तो वो ज़्यादा अच्छी जगह है मांगने की, या आप कहीं जाके बैठें और ये करें वो करें। तो हाँ, कितनी प्यारी बात है। इसीलिए ना लॉबी भी, जो लॉबी वाली आपने जो बात की है ना, वो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हूँ। बहुत कम, क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आपको मुझसे प्यार है ना तो आप मुझसे दोस्ती करो, आप वैसे पर्सनली मिलो। शोबिज़ के क्या आपकी यार उस और तो फजल ये भी होता होगा मैं इतने बचपन से तो मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी की 20 साल दे दिए, 23 साल की, तो अभी भी मुझे लॉबी में का ही वो होना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा। अच्छा जो बेबी बाजी में ना बड़े अच्छे फर्मा बरदार जो बच्चा जो था, क्या असल लाइफ में भी ऐसे ही अम्मी से आपकी कैसी अटैचमेंट है? अम्मी से मेरी एक्चुअली अब्बा से ज़्यादा है, क्योंकि वो साथ हमेशा रहे हैं मेरे। अम्मा से मेरी है, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे सपोर्ट बहुत किया है बहुत जगह पे, जो मेरे, हालांकि बाबा 24/7 मेरे साथ रहे हैं, लेकिन मेरे जितने भी राज है ना वो सिर्फ मेरी अम्मी को पता है और किसी को नहीं पता। और वो जो राज हैं वो वाकई राज ही हैं। बेटों की माओं के साथ ना एक कनेक्शन ही और वो जो बात मैं कभी किसी से नहीं कर सकता, मैं अपनी अम्मा से इतनी खुल के आराम से कर लेता हूँ। और वो उन्होंने कभी जज नहीं किया मुझे, उन्होंने हमेशा सुनी है मेरी बात, अच्छा ये है वो है। इवन कि हम जितने बहन भाई सब ने हर अपने राज अम्मा को ही बताते हैं। इवन कि सारे ऐसे ही होते होंगे, पता नहीं, ये एक अजीब ही कनेक्शन है यार। और अम्मी ने कभी बाद में मैनिपुलेट भी नहीं किया कि तुम्हारे बाप को बताऊंगी, फिर उस पर कभी चित्रौल भी हुई? कभी भी नहीं, कितनी प्यारी। हाँ, दैट्स ब्यूटीफुल। यही तो माँ और बच्चों की जो बॉन्डिंग होती है, इसलिए तो सबसे खूबसूरत होती है। अच्छा आपके घर में आपकी बॉन्डिंग किससे ज़्यादा? हम अक्सर देखते हैं आप सोशल मीडिया में अपनी नीसेस के साथ जो है वो पिक्चर जो है वो शेयर करते हैं। That is a very tough question. सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग obviously I am closest to my eldest sister, मम्मा आपी, क्योंकि उनका और मेरा 10 साल का डिफरेंस है और उन्होंने मुझे बेसिकली समझे एक तरीके से पाला है अपने बेटे की तरह, राइट। अब यही बहन है जो लेके गई थी ऑडिशन के लिए? जी यही बहन है। फिर अब्बू और मेरा वो है कि अब्बू माशाल्लाह बड़े डिसिप्लिन आदमी है। अब अब्बू और मेरी बचपन में ऐसा जितनी नहीं बनी, क्योंकि अब्बू का बड़ा डिफरेंट लाइफस्टाइल है, वो बड़ा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग, और मैं बड़ा लेजी केयरलेस होता था। तो अब रोज बचपन में ना आप सोचे कि छुट्टियां, अब्बू सुबह 10 बजे उठो, तो मेरा वो होता था कि यार सोने तो देना, मतलब ये क्या तरीका है। नाउ व्हेन आई रियलाइज के व्हेन आई लुक बैक एट इट नाउ अगेन I realized the importance of discipline, right? And again, obviously, क्योंकि मैं भी mature था और मैं भी इन बातों को नहीं समझता था. Now I feel like now I have a better understanding of my father, and he has a better understanding of me. अकेले निकले ना घर से बाहर तो बहुत सी चीज़ों अकेले के अलावा भी I feel like अकेले के बाद भी, अकेले तो शुरू में पहली realization हुई थी. अम्मी से obviously ज़्यादा है मेरी, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है, और सब मतलब इधर उधर होते थे, कोई यूनिवर्सिटी है, मैं और अम्मी होते थे, तो ऑब्वियसली अम्मी से ज़्यादा मेरी बॉन्डिंग है। आप किससे ज़्यादा अटैच हैं? पेरेंट्स की अगर बात करें तो वो मेरी अम्मी का सीन ये है कि वो मेरी दादी जो थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो उनका होल्ड बहुत ज़्यादा था हमारे घर पे। तो वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पास होती थी जो यूजुअली माएँ कर रही होती हैं, वो दादी अम्मा करती थी। तो मेरी अम्मी बहुत सादी सी और चुप सी रहती थी तब भी, अब भी ऐसी हैं।
सो मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी भी अम्मी से मार पड़ी हो। मैक्सिमम अम्मी ये कह देती थी कि अब्बू आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी, बस दैट्स इट। एक दफ़ा शायद एक थप्पड़ पड़ा होगा किसी बात पे, अदरवाइज कभी अम्मी ने डांटा नहीं, क्योंकि अम्मी अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी वही करती थी। अब्बू से बहुत अटैचमेंट भी ज़्यादा अम्मी से भी है, लेकिन अब्बू से अटैचमेंट इसलिए कि अब्बू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अम्मी को बताएंगे तो अम्मी को काफ़ी सारी चीज़ों की समझ नहीं आती कि अच्छा उनको इतना वो पता नहीं है। तो अब्बू को क्योंकि पता है तो अब्बू से हर बात आज भी मेरी अल्लाह पाक अब्बू उनको से सलामत रखे। मैं इतनी मजे मजे की डिस्कशन चल रही है, लेकिन मुझे आज मेरी टीम पे बहुत गुस्सा है क्योंकि आज मेरा टाइम कहाँ गया मुझे नहीं पता चला और अब ये इजाजत देने का वक्त हो गया। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आगा मुस्तफा, थैंक यू आपको बहुत शुक्रिया आसिम, आपका बहुत शुक्रिया फजल। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादरी आबाद, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।